आज हम आपको हिंदी साहित्य के दो प्रसिद्ध साहित्यकारों से मिलवाएंगे, जिनमें एक आदरणीय चौथीराम यादव जी हैं और दूसरे सूरज बड़तिया हैं। आज सूरज बड़तिया जी चौथीराम यादव जी से हिंदी साहित्य के बारे में कुछ विचार विमर्श करेंगे। सर मैं आपसे हाँ सर, स्वागत है आप दोनों का हमारे चैनल पर। तो सूरज जी, आप अपना विचार विमर्श रखें। हाँ सर, मैं अब तो हिंदी साहित्य में आपका बहुत ज़्यादा दखल है और अब लंबे समय से पढ़ाते भी रहेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य है, इसमें हिंदी साहित्य में जो वंचित समुदाय हैं, दलित है, आदिवासी है, महिला है, हिजड़ा समुदाय है, इसके अलावा भी जो बड़ा एक तबका है, उसकी उपस्थिति साहित्य में उस रूप में नहीं दिखाई देती जितना बड़ा समुदाय है समाज में। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो है कि शुरू से ही जो हाशिए का समाज है या उसके जो लोग हैं, उनकी रचनाओं में उसके पात्र हैं या है वह है, इस तरह की चीज़ें तो उसमें आती हैं, लेकिन उनके सवाल क्या हैं, उनकी मूलभूत समस्या क्या है, वह किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इसको इस गहराई से जाकर के उसे देखने की कोशिश नहीं की गई। और कारण यह है कि हमारी जो समाज व्यवस्था रही है, वह समाज व्यवस्था जिन लोगों ने बनाई थी उसमें अपने वर्गीय हितों को सुरक्षित रखा जी। और जो उससे पीड़ित हुए, सामाजिक विषमता के या लैंगिक विषमता के जो उत्पीड़ित लोग रहे हैं, उनको उस ढंग से कभी महत्व ही नहीं दिया जी। और जिन लेखकों ने उनके सवाल को उठाने की कोशिश भी की है, उठाया है लोगों ने, जिनको उठाया है, उनके विचारों को एकदम से नज़रअंदाज करके दरकिनार किया। जैसे प्रेमचंद के सकते हाँ, हैं, प्रेमचंद का है। प्रेमचंद ने दलित समस्या को उठाया। लगभग 1.5 दर्जन कहानियाँ उनकी ऐसी हैं जो दलित जीवन की विडंबना पर लिखी गई हैं, स्त्रियों की समस्याओं पर लिखी गई हैं। और उस समय यह लगता है कि प्रेमचंद ने अस्पृश्यता की समस्या पर भी विचार किया जी। या तो राजनीति में डॉक्टर अम्बेडकर जो अस्पृश्यता की समस्या है, उसके जो मूलगामी सवाल हैं जी, उनको उठाया था। और प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से भी कहना चाहा है। इसलिए अगर उसे माना जाए कि एक गैर दलित लेखक दलित पात्रों की सहानुभूति से दिखा रहा है, वह सहानुभूति केवल सहानुभूति नहीं है, वह विशिष्ट किस्म की सहानुभूति नहीं। लेकिन सर, इसको आप किस रूप में देखते हैं? जो उपस्थिति, जैसे इतना बड़ा समुदाय है, उतने बड़े साहित्य की उपस्थिति साहित्य में क्यों नहीं? क्या ये किसी साजिश का परिणाम है? ये एक खास तरह का दृष्टिकोण है हमारे समाज का कि किनको लाना है और किनको नहीं लाना है? नहीं, देखिए, उसका एक ये कारण है कि जो हमारा आधुनिक साहित्य है जी, आधुनिक साहित्य को हम जब मानते हैं कि 18 नवजागरण का साहित्य जी, और नवजागरण को मान लेते हैं कि जो 1857 का जो द्वंद्व था, यानी अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष के प्रभाव में जो हमारा साहित्य लिखा जा रहा है, जो एक राष्ट्रीय चेतना विकसित हो रही है या कर रहे हैं, उसको ज़्यादा महत्व दिया गया। ठीक है ना? लेकिन ये उनके सवाल थे जो राजनीतिक आज़ादी थी, जो एक प्रकार से आधी अधूरी आज़ादी थी, वो एक प्रकार से सत्ता का हस्तांतरण था। जो वंचित समाज है उसके हाथ में तो वह नहीं गया, वह तो उससे वंचित का वंचित ही रहा। तो वह उसका अपना सवाल था। उसकी बात करने वाले जो लोग थे, चाहे वह फुले हों चाहे अम्बेडकर हों, उन लोगों ने इस बात का सवाल उठाया कि जो सामंतवाद की औपनिवेशिक दास्तान की जो हम गुलामी कर रहे हैं, उससे हमारी कैसे मुक्ति? जब उनके सवाल ही नहीं उठाए जा रहे हैं तो उनकी उपस्थित कहाँ दिखाई देगी? एकदम सही है। आपने जो नवजागरण की बात की, तो कायदे से तो होना तो ये चाहिए था कि नवजागरण का प्रारंभ अगर हम देखें तो वो महाराष्ट्र से दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन हमारे इतिहास में जो दर्ज हुआ वो दर्ज होता है कि बंगाल से नवजागरण आया। ये एक खास तरह का नहीं, आपको कहीं नहीं? देखिए, नवजागरण जो है बंगाल और महाराष्ट्र जी, सबसे पहले यहाँ शुरू हुआ जी। हिंदी क्षेत्रों में वह 40 साल बाद आया जी, ठीक है ना? जी, जी। और चाहे वह उन नवजागरण में अभी जो स्त्री विमर्श की चर्चा हो रही थी जी, 1882 स्त्री जागरण का वर्ष है जी। और मैं नहीं जानता कि यहाँ बात हो रही थी तो ताराबाई शिंदे का नाम किसी ने लिया कि नहीं लिया? जी, जी, जी। 1882 में महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे और बंगाल में मोक्षदायिनी बंदोपाध्याय, मुखोपाध्याय, इनके ये दो महिलाएं इस प्रकार से दिखाई पड़ती हैं जो स्त्री से सवालों को पितृसत्तात्मक समाज के विरुद्ध जो है मैंने करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो उनका हुआ। इसके पहले सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले का होता है, इनकी चर्चा नहीं आती। और 1882 के आसपास हमारे हिंदी क्षेत्र में स्त्री के सवाल गायब हैं, उसकी चर्चा नहीं होती है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि 1882 में ही
जी। हमारे यहाँ सीमंतनी उपदेश लिखा गया। हाँ, सीमांतनी उपदेश लिखा गया जी, था। लिखा गया। उसकी चर्चा कहाँ थी? जी ये मैं धर्मवीर की इस बात में शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस आदमी ने कम से कम सीमंतनी उपदेश को खोज करके जी और हमारे सामने दिया। और हम यह कह सकते हैं कि बंगाल में जो 1882 में ये ताराबाई शिंदे या मोक्षदायिनी मुखोपाध्याय लिख रही थी, 1882 में भी हमारे यहाँ सीमंतनी उपदेश लिखा गया। जी, जी। लेकिन हम इतने वह हैं, इतने जागरूक नहीं हैं कि हम उसको जान सकें। और उस समय धर्मवीर को भी इस बात का मालूम नहीं था कि सीमंतनी उपदेश की लेखिका कौन है। मसला आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो नवजागरण ने जिन सवालों को उठाया, हाँ। साहित्य में वो सवाल नहीं उठाए नहीं गए उठे। उसको भी। हाँ, नहीं, और नवजागरण में भी तो नहीं उठे। जी जी नवजागरण में फुले का है, जैसे राम मोहन राय का हमने ले लिया, लेकिन जो सचमुच में सामाजिक क्रांति कर रहे थे जी। और सोशल एक्टिविस्ट के रूप में फुले काम कर रहे थे, हमारे हिंदी नवजागरण में उसकी चर्चा, हिंदी नवजागरण में उसकी चर्चा ही नहीं होती है। या उसी प्रकार से जैसे मैंने कहा कि हिंदी क्षेत्र में अछूतानंद का आंदोलन था, और यह कहा जाता है कि माने भाई हमारे यहाँ दलित नवजागरण आया ही नहीं। जी ये हम कैसे मान लें कि दलित नवजागरण नहीं है? महाराष्ट्र में दलित नवजागरण तो है, ठीक है, कर्नाटक में नारायण गुरु है, वहाँ होता है, यहाँ होता है, लेकिन हिंदी क्षेत्र में यानी उसको खत्म कर देने के लिए कि हमारे यहाँ दलित नवजागरण नहीं आया। ऐसा मैं असल में बात करना चाहूँगा आपसे हिंदी साहित्य पर। हाँ। साहित्य में जब हम ये कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो उस समाज के दर्पण में जो हमारा बड़ा समुदाय है, वंचित समुदाय, उसकी उपस्थिति कायदे से दर्ज होनी चाहिए थी। हालांकि ये अब होने लगा है, तो और क्या क्या काम किए जाने चाहिए कि साहित्य में वंचित समुदाय की उपस्थिति दर्ज हो? वो जागरूकता जब तक नहीं होगी, जैसे वही तुम्हें बता रहा हूँ ना कि समाज में जागरूकता जब पैदा होगी और वह वंचित समाज जब हमारे सामने आएगा, तब उसको लोग उतनी से लेंगे। अगर इन लोगों ने जो नवजागरण के व्याख्याकार हैं, उन नवजागरण के व्याख्याकारों ने अछूतानंद के दलित आंदोलन को दरकिनार कर दिया, और दलित आंदोलन को विकसित करने वाले जो थे ललित सिंह यादव थे या रामस्वरूप वर्मा थे, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु थे, अगर नवजागरण के व्याख्याकार इनका भी नाम नहीं लेते, नोटिस नहीं लेते, इसका मतलब आपका नवजागरण जिसकी आप व्याख्या कर रहे हैं वो आधा अधूरा नवजागरण है। तो उस आधे अधूरे नवजागरण को जो रह गया था, आज का दलित आंदोलन जो है एक नए सिरे से जब उसकी वैचारिकी आई और दलित अम्बेडकर बाद के रूप में जब हिंदी क्षेत्र में हमारा हुआ नवजागरण आया, दलित नवजागरण आया, तो हिंदी नवजागरण के बाद जो दलित नवजागरण आया है वह बराबर मजलिसों की समाज की और वह उपस्थित होने लगा। जी। अभी मैंने जो एक सवाल अपने उसमें किया था कि क्या कारण है कि हिंदी क्षेत्र में सारा साहित्य हमारा प्रगतिशील साहित्य है, सारे आलोचक व्याख्याकार जो है प्रगतिशील हैं, लेकिन एक भी कबीर एक भी रैदास हमने नहीं पैदा किया। लेकिन जब थोड़े ही दिनों के बाद जब अम्बेडकरवाद का विकास हुआ और हमारे हिंदी क्षेत्र में अम्बेडकरवाद आया, उसके प्रभाव में जब दलित साहित्य लिखा जा रहा है, तो लगभग 45 साल उम्र है दलित साहित्य की हमारे हिंदी क्षेत्र जी हिंदी क्षेत्र, और 45-50 साल के भीतर ही हमारे यहाँ तमाम दलित लेखक साहित्य की विभिन्न विधाओं में दिखाई पड़ रहे हैं। आत्मकथाएं ही नहीं, आत्मकथाएं तो बहुत लिखी गई, उसके बाद आप देखें तो उपन्यास लिखे गए, कहानियाँ लिखी गई, लघु कहानियाँ लिखी गई, नाटक लिखे गए। दलित साहित्य के अलावा भी एक बड़ा तबका है जो वंचित समुदाय का है, जैसे गरीब है, जिसको वर्गीय साहित्य, हाँ, वर्गीय नहीं, विश्लेषण की हम बात करते हैं, जिसमें वर्गीय विश्लेषण करने पर कुछ रचनाकारों ने, जैसे नागार्जुन की बात मैंने की, नागार्जुन ने स्त्री सवाल को भी उठाए। उनकी जो कविता है तालाब की मछलियाँ, वह स्त्री विमर्श की प्रस्थान बिंदु होती है। हरिजन गाथा उनकी है, वह दलित प्रस्थान, उसकी सोचने के लिए एक विचार बिंदु वहाँ आ सकता है। और दूसरे, नागार्जुन पहले आदमी हैं जिन्होंने फूलन देवी पर कविताएं लिखी। नागार्जुन पहले आदमी हैं जिन्होंने मायावती पर कविताएं लिखी। कहना ये चाहिए आपको कि हमारे यहाँ एक बड़ी हिंदी में एक बड़ी स्वस्थ परंपरा, सुगढ़ परंपरा रही है, जिन्होंने वंचित के सवालों को उठाया। आपने इन सब बातों में हमारे साथ शिरकत की, सर आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर।